आज का टॉपिक है फ्रीडम और पर्पस ऑफ लाइफ। आज हम एक यहूदी कॉलेजिस्ट हैं और न्यूरोलॉजिस्ट, इन्होंने 1946 में एक अपनी एक थ्योरी पेश की थी जिसको लोगो थ्योरी कहा जाता, लोगो थेरेपी, ये उसका नाम था। विक्टर फ्रैंकल, उसने अपनी एक थ्योरी दी। उसने कहा जी कि तो उसने बहुत सारे केस स्टडी किए और जो हॉलोकॉस्ट हुआ उसमें उसकी सारी फैमिली को जला दिया गया, तो वो इस पे भी तशद्दुद किया गया, फिजिकली भी इस पे तशद्दुद किया गया। तो इसके बाद इसने जब वहां से वो लौटा तो उसने कहा कि अब मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया। तो जितने भी लोग वहां से बच के निकले, हॉलोकॉस्ट से जो लोग बच गए, जो यहूदी बच गए, इसने उन पर रिसर्च की और इस नतीजे पे पहुंचा कि इस बदतरीन हालात ने हमें जिंदगी का एक मैसेज दिया है, लाइफ ने हमें एक पर्पस दिया है। और वो पर्पस इसने अपनी लाइफ के लिए इस प्रोसेस को डिफाइन करने में लगा दिया। इसने जो प्रोसेस डिफाइन किया है, इसने कहा कि पर्पस ऑफ लाइफ को आप कैसे जान सकते हैं। इस पर्पस के लिए उसने कहा शायद मुझे जिंदा रखा गया। और जितने भी यहूदी वहां से बच के निकले, इसने जब उनको इंटरव्यू किया और उनको हील किया तो उन सब ने यही कहा कि अब हमें हमारी जिंदगी का एक मकसद मिल गया है। तो इस हवाले से है कि पर्पस ऑफ लाइफ और फ्रीडम क्या चीज है। तो उसके नुक्ते नजर से देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ क्या। उसने कहा जी पर्पस ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम ये है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और फ्रीडम कहाँ आता है। फ्रीडम हमारे पास है नहीं। फ्रीडम कैसे नहीं? हम पैदा हुए जहां पर हमारी मर्जी उसमें शामिल नहीं थी। हमें कब पैदा होना चाहिए था, हमारी मर्जी शामिल नहीं थी। हमने कब मरना है, हमारी मर्जी शामिल नहीं है। हमारी लाइफ में क्या क्या कुछ होना है, हमारी मर्जी शामिल नहीं है। ये वक्त जो हम गुजार रहे हैं ये हमारी मर्जी से नहीं चल रहा। हम जिस फैमिली में हैं वो हमारी मर्जी से नहीं है। जब सब कुछ ही प्री डिफाइंड है, जब सब कुछ ही डिफाइंड है, हमारी डेस्टिनी तक डिफाइंड है, तो फिर हमारे पास फ्रीडम कहां से है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। हमारी लाइफ का मकसद कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं जब तक हमारे पास फ्रीडम नहीं है? भाई एक काम वही बंदा कर सकता है जिसके पास फ्रीडम होती है। अब मेरे पास कोई फ्रीडम ही नहीं है, तो मैं कैसे अपनी लाइफ के पर्पस को दरियाफ्त कर सकता हूँ? मैं कैसे अपनी लाइफ के गोल्स को सेट कर सकता हूँ? और अगर मैं अपनी लाइफ के गोल्स को सेट कर सकता हूँ तो फिर वैसा होना भी चाहिए। फिर वैसा होता क्यों नहीं है? और फिर अचानक मेरी मौत हो जाती है तो इस पे भी मेरा इख्तियार नहीं है। तो जब मेरा कोई इख्तियार ही नहीं है, जब मैं खुद लाया ही नहीं गया, मैं खुद आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है, तो फिर मैं कैसे डिफाइन करूंगा अपनी आजादी को? नाउ दैट्स द क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, फ्रैंकल कहता है, फ्रैंकल जो साइकोलॉजिस्ट है, बेसिकली बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, वो ये बात करता है। वो कहता है हम पर्पस ऑफ लाइफ 3 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं अपनी लाइफ के पर्पस को। और इसी में वो डिफाइन करता है कि फ्रीडम क्या चीज है। आप इसके अलावा किसी भी हवाले से फ्रीडम को नहीं जान सकते। आप नहीं जान सकते कि फ्रीडम हमें कहां है। क्लियर कट डिफाइन आप कहां करेंगे कि फ्रीडम आपको कहां? इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स में फ्रीडम के बारे में बात की, बंदा आजाद के बारे में हमने बात की कि हमें आजादी कहां है। तो हम इसमें अक्सर तकदीर के मसाइल में उलझ जाते हैं। हम कहते हैं जी तकदीर मुअल्लक है और मुअल्लक नहीं है। कुछ तकदीरें जो है वो लिख दी गई हैं और उसके बीच में हमारे पास कहीं ना कहीं कोई आजादी होती है। तो आज हम इसको बड़ा क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे कि आजादी कहां है आपके पास और पर्पस ऑफ लाइफ को हमने कैसे डिस्कवर करना है। तो उसके 3 तरीके हैं पर्पस ऑफ लाइफ को डिफाइन करने के, बेसिक 3 तरीके हैं। तीनों बहुत ही अहम हैं और समझना इनको बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला पर्पस ऑफ लाइफ, पहला तरीका जिससे हम अपनी लाइफ के पर्पस को समझ पाएंगे। आपकी वॉइस क्लियर है। ओके जी, थैंक यू। वो लेयर हम देखने जा रहे हैं, वो जहत हम देखने जा रहे हैं कि जिसके जरिए आप जिंदगी के पर्पस को समझ सकते हैं। वो है लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है नवीन?
नहीं, मुझे तो नहीं पढ़ा जा रहा। अच्छा, जैसा okay. दूसरों को भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि दूर है फोन। अच्छा, ओके, जूम भी हो सकता है। मैं पढ़ देता हूँ। क्रिएट अ वर्क, ठीक है। पहला है क्रिएट अ वर्क और अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क्स। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि क्रिएट अ वर्क और अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क्स, यानी जिंदगी के मकसद को समझने के लिए जो पहला लेयर है, जो पहली लेयर है, जो पहली जहत है, जो पहला कंपोनेंट है, वो ये है कि अपने इस जिंदगी में आपने अपने लिए कुछ टारगेट सेट करना है, कुछ वर्क डिफाइन करना है, जिसके जरिए आप अपने आप को मशगूल रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक और नाम भी दे सकते हैं आसानी के लिए, आप इसको पैशन भी कह सकते हैं। पैशन यानी वो काम आप कीजिए, अपने लिए वो काम पैदा कीजिए, या जो टास्क्स हैं आपके, जो छोटे छोटे टास्क हैं जिंदगी के, आप उनको जब अकम्प्लिशमेंट की तरफ जाएंगे, आप जब उनको अकम्प्लिश करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जिंदगी का मकसद क्या है। अच्छा, पैशन, इसका अगर सिंपली हम एक वर्ड में अगर हम इसको डिफाइन कर पाए तो पैशन इज दैट वर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई काम करेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, वो फरमाते हैं कि जिस काम को भी करो उसको पसंद करो। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है, इस हदीस से मैंने ये मफहूम लिया कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने पूरे दिल से कीजिए, अपनी पूरी चाहत से कीजिए, अपना 100% दीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं जिंदगी में, जो भी काम करते हैं, आप बेदिली से मत कीजिए कोई काम। अगर आप फारिग भी बैठे हैं तो पूरे के पूरे ध्यान से बैठिए। अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं तो पूरे के पूरे तरीके से नमाज अदा कीजिए। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, अगर आप एक सेल्समैन हैं तो पूरे के पूरे सेल्समैन बन जाइए और अपने आप को उस प्रेजेंट मूवमेंट में रखिए और उस काम को पसंद कीजिए, यानी खुश दिली के साथ कीजिए, खंदा पेशानी से कीजिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए वो काम करें, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो उसने कहा कि क्रिएट अ वर्क फॉर यू, अपने लिए एक काम को पसंद कीजिए, अपने लिए एक काम को बनाइए, उस काम को कीजिए। जब आप ये सारी चीजें अकम्प्लिश कर लेते हैं, जब आप फिजिकली कुछ काम कर लेते हैं, तब आपको उसी के बीच में से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। कायदे आज़म ने अपने अंदर लीडरशिप की खासियतें देखी, तो काम करते रहे ना। पहले बैरिस्टर थे, फिर उसके बाद उन्होंने सियासत में आ गए। तो अब बैरिस्ट्री और सियासत दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ काम करेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि आपकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। वट यू आर बिल्ट फॉर, वट यू आर बिल्ट फॉर। आप बनाए किस मकसद के लिए गए। जैसे मछली है, दैट इज बिल्ट फॉर स्विमिंग, वो स्विमिंग के लिए ही बनाई गई है। अगर आप उसको उड़ने का कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह परिंदे जो हैं वो दे आर बिल्ट फॉर फ्लाई, ठीक है। अगर आप उसको पानी में तैरने की मशक करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो फ्लॉप हो जाएगी, वो नहीं कर पाएगी। इसी हवाले से बच्चों के हवाले से भी एक छोटी सी तरबियत बच्चों की करने के हवाले से भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी मैं शायद आखिर में सुनाऊं या फिर कभी टाइम हो तो सुनाऊं। तो इन शॉर्ट ये कि क्रिएट अ वर्क फॉर यू, यानी जो आप काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, दुनिया में आया तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न मनी, तो उसके लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। अपनी खुशनुदी के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, अपने आप को मसरूफ रखने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो जो भी काम आप करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का मकसद छुपा हुआ होगा। आप अपनी जिंदगी का मकसद यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। नंबर 2, मीटिंग टाइम जो है वो 10 मिनट रह गए। 10 मिनट रह गए हैं, ओके फाइन, ठीक है जी। हाँ जी, मेरे ख्याल में पार्टिसिपेंट्स आ गए, एक आज निकल गए थे वो भी। अच्छा। ओके ओके फाइन। यहाँ एक देखो इन्विटेशन पेंडिंग तो नहीं पड़ी, ओके फाइन। अच्छा, एक्सपीरियंस समथिंग फुली और
love somebody. Okay. Experience something fully or love somebody. इसका मकसद ये है, आवाज मेरी आ रही है नूरी? एवरीथिंग इज फाइन? जी अब सही हो गई, आपकी आवाज सही आ रही है। अच्छा, नंबर सेकंड लेयर जो है वो हमारे पास है एक्सपीरियंस समथिंग फुली, यानी किसी भी लम्हे को पूरे तरीके से प्रेजेंट मूवमेंट में गुजारना, या ये दो सूरतों में ही होता है। ऐसी जात के आप लव कर बैठते हैं उससे, या आप उसे इश्क कर बैठते हैं, आपकी उसकी मुवद्दत होती है, मोहब्बत होती है किसी ऐसी हायर सेल्फ से कि जो कभी भी अकम्पलिशमेंट की तरफ न जा सके। जैसे रब से मोहब्बत, वो कभी भी अकम्पलिशमेंट की तरफ नहीं जा सकती। अगर आम आप दुनियावी किसी चीज से मोहब्बत करते हैं, किसी भी शख्स से मोहब्बत करते हैं, तो आप उसको कहीं ना कहीं हासिल कर लेते हैं, और जब वो हासिल हो जाती है तो वो मोहब्बत नहीं रहती, वो अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। तो ये इंसान की फितरत है। साइकोलॉजी में कहते हैं कि जो ट्रू लव है that cannot last more than 14 or 15 days. साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको ये लगता है कि आपको सच्ची मोहब्बत हो गई है किसी से, किसी इंसान से, तो ये 15 दिनों से ज्यादा सस्टेन नहीं करती। उसके बाद जो चीज इसको कैरी ऑन करती है वो होती है आपकी ईगो। तो दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आप जो मोहब्बत करते हैं, हम इस दुनिया में हम जो मोहब्बत करते हैं वो 15 दिनों से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये और उन्होंने जो MRI वगैरह किया आपकी ब्रेन का, जिसमें उन्होंने ये चेक किया कि 15 दिनों के बाद वो शिद्दत, वो न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है वो नहीं रहती। तो एनी हाउ उसने कहा जी जब तक आप कोई लव की फ्रीक्वेंसी में नहीं आ जाते, आप किसी से मोहब्बत नहीं करते, आप इसको नफरत भी तो समहाउ कह सकते हैं कि अगर आप इससे मोहब्बत या नफरत यानी बहुत ही शदीद इफेक्शन नहीं हो जाती आपको अपनी जिंदगी के असल मकसद की तरफ ले जाने वाली जो चीज है उसका पता नहीं लगेगा। यानी जो जिंदगी का मकसद है आपका, वो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो एक ही सूरत में वो डिफाइन कर सकते हैं जब आप किसी तौर पे किसी बंदे के साथ या किसी जात के साथ जब आप इश्क करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली वो भी आपके अंदर वाइब्रेशनली जो आपको हाई करती है, वो लव की फ्रीक्वेंसी करती है। सॉरी, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ बहुत दफा कि लव की फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और ग्रेटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। लव एंड ग्रेटिट्यूड, ये दोनों, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है। जब भी आप शुक्रगुजारी में आते हैं, जब भी आप शुक्र अदा करते हैं, या आप लव की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन जो है वो हाईएस्ट होती है, वो पीक पे होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, दूसरे लेयर में वो कह रहा है कि एक्सपीरियंस समथिंग फुली, ठीक है, यानी ऐसी अनटेंजिबल चीज जिसकी अफेक्शन आपको, जैसे हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की कहावत है गालिबन, वो एक बकरी जो थी उसको आज़ाद छोड़ा हुआ था और वो उनके पीछे पीछे चली आ रही। तो किसी ने कहा कि, या बैलुल दाना था शायद, तो किसी ने कहा कि तुमने इसको रस्सी नहीं बांधी हुई और फिर भी ये तुम्हारे पीछे पीछे चलती आ रही। उसने कहा तुम अंधे हो, तुम देखते नहीं मैंने मोहब्बत की रस्सी से इसको बांधा हुआ। तो ये बड़ी पावरफुल टूल। तो दूसरे नंबर पे वो कहता है कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते, जब तक आप इमोशनली बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं जाते, ठीक है, तब तक आपको जिंदगी के मकसद का पता नहीं चलता। जब भी आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो शोरा हैं वो नाकाम आशिक होते हैं मोस्टली, तभी जाके वो उनके अंदर जो वो पैशन होता है वो जाग जाता है, वो जो शायर होता है वो जाग जाता है, उनके अंदर एक तड़प आ जाती है, उनके अंदर एक जबरदस्त सी तहरीक चलती है गोशा नशीनी इख्तियार करने के बाद, और फिर उनके अंदर वो खुद को जान लेते हैं कि मेरे अंदर एबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो
بہت ساری چیزیں جیسے ایک ڈکشنری تھی افضل انور مفتی نے ایک ڈکشنری لکھی تھی، مجھے بہت پسند ہے. اکثر جیسے پک می اپ آپ نے دیکھا، ہم نے کبھی پڑھا تھا کسی زمانے میں، پک می اپ کی بکس آتی تھی چھوٹی، ٹینسز کی اور گرامر کی بکس آتی تھی، وہ افضل انور مفتی نے لکھی. تو اس کی میں نے ڈکشنری ایک پرچیز کی اور مجھے بڑی میں شروع سے ہی اس کی کتابیں لیتا رہتا تھا. اس سے میں نے جب پڑھا اس کی ڈکشنری پہ اس نے شروع میں لکھا تھا، اس نے کہا میں اپنی بیگم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اگر وہ مجھ سے روٹ کے میکے نہ جاتی تو میں شاید یہ ڈکشنری نہ لکھا ہوتا. تو یہ بھی محبت کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کو آپ کا پیشن مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو پیشن آپ کا مل جاتا ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا ایبیلٹیز ہیں، آپ تھوڑا سا گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں. کیونکہ بڑی ہائی افیکشن کے بعد، بہت ہی زیادہ تلاطم کے بعد، طوفان کے بعد جب وہ تھمتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں اور دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے. جب دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے اور ہم اس کو دوبارہ نئے سرے سے جب ہم اس کو آباد کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہم اس کی فاؤنڈیشنز ایسی رکھتے ہیں کہ کوئی دوبارہ طوفان ان کو ہلا نہ سکے. تو وہ فاؤنڈیشن